हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाइम बिल्कुल बचा है कम और आपका एग्ज़ाम आने वाला है बस 5-8-10 दिनों के अंदर ही। तो सिर्फ हम रिवीजन करेंगे, बहुत ही फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और इस सेशन की मैं बात करूँ तो लगभग 100 क्वेश्चन लगभग 120 के अराउंड है। और इसमें क्वेश्चन जो ना हिंदी के हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स को पूरी तरह से अच्छे से इंक्लूड किया गया है, यानी वी कैन से इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है आपके लिए। और क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, इजी टू मॉडरेट हैं गाइस। और आपके लिए जो है ना, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके एग्ज़ाम में, जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम हो, और हमारे सेशन से हमारी पूरी ऐसी कोशिश होती है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ हमारे सेशन से आ सकें। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। सो गाइस, बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वी कैन मूव ऑन क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा गाइस आपको पता है वो होती हैं जिनके जैसा कोई दुनिया में, मतलब वो अनोखे होते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती हैं जिनके जैसा कोई और नहीं हो सकता। तो राम जो है ना, वो राम भगवान अकेले थे, अनोखे थे, कोई उनके जैसा है ही नहीं। रामचरितमानस बिल्कुल अकेली है, एक है, कोई उसके जैसा और कुछ है ही नहीं। गंगा एक ही है, पूरी दुनिया में एक ही है। तो यही आंसर सही है व्यक्तिवाचक, बिल्कुल ये इसका सही हो जाएगा। हम और देखेंगे ही नहीं, ए इज़ करेक्ट है। सो गाइस, क्वेश्चन देखते हैं आगे। और अपना स्कोर ज़रूर चेक करते रहें, जो भी स्कोर हो आप अपना बताएं हमें। स्कोर इस सेशन में आपका स्कोर क्या रहा है। और गाइस, अपना मतलब बेस्ट देने की कोशिश करें और पूरी एनर्जी के साथ रहें। और सेशन में पानी लेके जरूर बैठा करें, पानी पी लिया करें कि एनर्जी उससे मिलती रहेगी आपको। सो क्वेश्चन है सेकेंड, 11 का तत्सम क्या है? तत्सम जो होता है, जिसको बोलते हैं, जो एज इट इज़ संस्कृत में शब्द जो बोला गया हो, तो उसको बोलते हैं एकादश। एकादश मतलब 1 और 10 से मिलकर बना है 11। आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो आधा है, कूप है, विद्या है, या फिर क्या है? तो तद्भव जो है ना, वो आधा हो जाएगा। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तद्भव वो होता है जो संस्कृत से हम हिंदी में इसको कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन अगला है, रामायण का संधि विच्छेद करेंगे तो राम प्लस आयन हो जाएगा, यानी कि ए इज करेक्ट है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राम प्लस एन। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन बहुत ही फास्ट करेंगे और फास्ट ही आंसर देने की कोशिश करें। आपके पलक झपके मेरी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए और आप आंसर दे दें और उसको आगे बढ़ जाएं। और आप जो है ना, अगर आपको लगता है मैं धीरे पढ़ा रही हूँ, तो आप हाई स्पीड करके पढ़ें, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। एक दिन में कम से कम नहीं, आपको एक लेक्चर को कम से कम 2-3 बार तो देखना ही देखना है, तभी दिमाग में छपेगा गाइस। ऐसे नहीं छपने वाला, ये क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम है, ऐसे ही नहीं क्रेक हो जाता। और ऐसे अगर क्रेक हो जाए ना, तो हर एक घर में एक नौकरी वाला बंदा ज़रूर हो। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सो क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर का। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना मतलब सहनशीलता की
सीमा जो है ना अटूट होती है। मतलब कुछ लोग पता है ऐसे ज़िंदगी में होते हैं, वो आपका पेशेंस लेवल चेक करते हैं कि इंसान कितना पेशेंस है, मतलब इतना आपको बोलेंगे, बहुत बोलेंगे। और कुछ लोगों का पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है, वो सुनते जाते हैं। भाई मेरा तो पेशेंस लेवल बहुत हाई है। मुझे सामने वाला कहते हैं, मतलब मुझे ऐसा सिखाया गया है कि अगर सामने वाला मुझे ईंट का वार कर रहा है ना, तो मैं ईंट का वार पत्थर से नहीं करूँगी, मैं तो प्यार से ही करूँगी, उसको प्यार से समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप भी ऐसा ही करिए ज़िंदगी में, एकदम अच्छे इंसान बनिए, पोलाइट बनिए। लेकिन कोई ईंट का जवाब आप पत्थर से ना दीजिए, उसको प्यार से दीजिए, ठीक है। तो आंसर फिलहाल इसका सही हो जाएगा सी, यानी कि सहनशीलता कितनी सीमा तक हो सकती है। सो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में थोड़ी एनर्जी हमारी वेस्ट हो। संघर्षी व्यंजन होते हैं हमारे श होता है, ये वाला श होता है, सा होता है और हा होता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा है। तो इसमें हा हमें दिया गया हुआ है हा, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन भी वही होते हैं जिनको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये भी श और है होते हैं। तो इसमें देखिए श है और श है, ये तो ऊष्म व्यंजन है ही है। ग बिल्कुल नहीं है, इसमें पूछा गया है नहीं है, तो सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप आंसर बहुत अच्छे से दे पा रहे होंगे। और क्वेश्चन गाइस आप देख पा रहे होंगे ना, बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के हैं। और इन क्वेश्चन को देने में ना आंसर, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है फिर आंसर देने में बहुत मज़ा आता है, रियली बहुत मज़ा आता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता है। तो हिंदी वैसे भी हमारी कहते हैं मदर टंग है, और हिंदी तो विल लव हिंदी। सो इसके तो आंसर दे ही रहे होंगे आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? खट्टा विशेषण की संज्ञा होगी। जो खट्टा है वो एक विशेषण है, इसकी संज्ञा क्या हो सकती है? तो उसकी हो जाएगी खटास, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए आकर्मक क्रिया का मैं ट्रिक बताती हूँ। सकर्मक जब भी आ जाए, सकर्मक पूछा जाए, सकर्मक तो सकर्मक में क्या या फिर किसको, इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, क्या और किसको, तो इसका मतलब वो होंगे सकर्मक। और क्या और किसको क्वेश्चन ना उठें, है ना, उस सेंटेंस में क्या और किसको क्वेश्चन ना उठें, इसके मतलब वो कर्मक हो जाएगी। तो देखते हैं अब डी से देखिए, रजनी ने गीत गाया, यानी रजनी ने क्या गाया? तो रजनी ने गीत गाया, मिल गया हमें, तो ये सकर्मक हो जाएगा। मोहन पानी पी रहा है, तो मोहन क्या पी रहा है? पानी पी रहा है, इसको ये सकर्मक हो जाएगा। हम सिनेमा देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? सिनेमा देखते हैं, सकर्मक हो जाएगा। ढूंढ खड़ा है, तो ढूंढ क्या खड़ा है? इसका आंसर मिल रहा है नहीं ना, तो आंसर डी, इनकी यहाँ पर जो अकर्मक है वो ए में है, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला देखते हैं, आप नंबर क्वेश्चन है 10th नंबर का, बताइए इसका आंसर क्या है? जो करेगा सो भरेगा, एग्जैक्टली जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हमारा कर्मा है, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। ये शायद ये मिथ कुछ लोग मिथ में मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। और वो एक जीवक जो है ना, एक हमारे वो रहे हैं जीवक, उनका नाम है जीवक, वो कहते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कर्म वर्म कुछ नहीं होता, आराम से ज़िंदगी जियो। मतलब वो कहते थे कि उधार लेके घी पियो और ज़िंदगी आराम से जियो, ठीक है। तो कुछ लोग लेकिन कर्म पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित का क्या अर्थ है? तो क्रिया रेखांकित यहाँ पर जो में होना चाहिए। रेखांकित क्या है? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, बिल्कुल नहीं। संकेतवाचक बिल्कुल नहीं। देखो संबंधवाचक सर्वनाम या फिर गुणवाचक, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सी इसका करेक्ट होना चाहिए, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया। देखो यहाँ परिमाण बता रहा है, में विशेषण क्या है? तो मीरा ने दूध कितना पिया है? तो आधा लीटर, यानी कि आधा एक परिमाण है ये, ठीक है, एक परिमाण है, कोई संख्या तो नहीं है, कोई गुण तो नहीं है ना, तो ये परिमाण है, तो इसका सी बिल्कुल सही होना चाहिए, सी इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, आपको मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, सदा सच बोलना चाहिए, एग्जैक्टली हमेशा सच ही बोलना चाहिए, झूठ का सहारा कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि झूठ जो है ना हमेशा आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा, और वो उसका जो फल होगा ना, उसका जो रिजल्ट होगा बहुत ही बुरा होता है। सच का साथ देंगे तो आपके साथ कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छा होगा, ठीक है। तो सच का साथ हमेशा देना चाहिए। फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया किस प्रकार का वाक्य है, तो ये जो किस प्रकार का वाक्य है, तो ये है संदेह नहीं संदेह, तो किसी प्रकार का नहीं है, इच्छा है, एक इच्छा होती है इंसान की कि सदा सच बोलना चाहिए। देखिए एक पेरेंट्स की भी इच्छा होती है अपने बच्चों से कि आप हमेशा सदा सच हमेशा जो है ना वो सच बोलें, ठीक है। तो ये एक इच्छा है, बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है अगला आपके लिए,
पेड़ से फल गिरा तो ये हो जाएगा अपादान, मतलब पेड़ से फल गिरा, ये दूर हो रहा है, पेड़ से फल दूर हो रहा है तो इसमें अपादान हो जाएगा। बी बिल्कुल सही होना चाहिए, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है धनवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, धनवंतरी हो जाएगा, यानी कि धनवती। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है अगला आपके लिए क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से आगत या फिर विदेशी शब्द कौन सा है। तो सरकार, बिल्कुल सरकार विदेशी शब्द है, आंसर इसका ए ही सही हो जाएगा, अगला हम देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला है तुम, निम्नलिखित में असंगत है तुम सा, जैसा, आपसा, आपसी या फिर धार्मिक। देख रहे हो आप, तुम सा कोई नहीं है, जैसे तुम हो वैसे हम हैं, आपसी कोई नहीं है, तो ये सब एक जैसे लग रहे हैं ना। असंगत कौन है, धार्मिक, धार्मिक एक रिचुअल से रिलेटेड है, तो डी बिल्कुल इसका असंगत हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइज, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ वो होते हैं जो शब्द मतलब रूढ़ होते हैं, उनसे अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पंकज, देखो पंक प्लस अज होता ही तो रूढ़ शब्द नहीं हो सकता, इसको तोड़ा जा सकता है। विद्या प्लस आलय किया जा सकता है, जलज को जल प्लस अज में तोड़ा जा सकता है, लेकिन कमल को तोड़ नहीं सकते आप, कमल को आप तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ेंगे तो उसका कोई मीन नहीं निकलेगा, मतलब कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसमें रूढ़ शब्द जो है ना वो कमल है, डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस, किस क्रम में सही मेल है। तो देखते हैं, अंश सूर्य नहीं, छात्र, देखो ये जब अंश सूर्य गलत हो गया तो आगे क्या ही सही करेंगे हम। छात्र को छत्ता कहते हैं, नहीं यहाँ ऐसा, ये भी गलत हो जाएगा। तुरंग को हाँ घोड़ा कहते हैं, ये बात तो ठीक है। तरंग का हाँ लहर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो तुरंग को घोड़ा कहते हैं और तरंग को लहर कहते हैं, ये इसके पर्यायवाची हैं। आंसर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल आपने अगर लगाया है सही तो आप बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। जलज एवं जलद का अंतर कहाँ स्पष्ट होता है। मैं आपको बता दूं, जहाँ पर जलज आ जाए तो आप उसको कमल से रिलेट कर लेना, और जहाँ पे दे आ जाए ना, मतलब दे जिस शब्द में दे लास्ट में आ जाए, मोस्टली शब्द बोल रही हूँ मैं, सारे शब्द नहीं बोल रही हूँ। मोस्टली में अगर पीछे द आ जाए ना तो वो अक्सर बादल से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर जलज मीन्स कमल होता है और जलद मीन्स बादल होता है। तो इसका तो आंसर समुद्र नहीं, आंसर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रियम्बल शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं। अच्छा, तो इसको प्रस्तावना कहते हैं। प्रियम्बल को हम भारत के लोग, भारत को मतलब समाजवादी, आर्थिक, धर्मनिरपेक्ष वगैरह वगैरह ऐसा कुछ लिखा, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, फिलहाल रटी होनी चाहिए प्रियम्बल। सी बिल्कुल इसका सही हो जाना चाहिए, सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कि सर्वनाम का यूज तो हुआ है लेकिन वो अशुद्ध रूप से हुआ है। तो वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगी, ये कौन सा शब्द होता है। तेरे मेरे, ये दिल्ली वाली भाषा है ना, दिल्ली वाला, नहीं ये नहीं चलेगा, तो ये गलत है। मैं तुम्हें या फिर आपको एक घड़ी दूंगा, तेरे मेरे ये हमारी देसी लैंग्वेज होती है, मतलब हम अपने फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हैं, ये दिल्ली की लैंग्वेज है। मैं तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो यहाँ से सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि सर्वनाम का यूज़ तो हुआ है लेकिन गलत हुआ है सी में, यानी कि बिल्कुल सी से सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन आपके लिए, इक प्रत्यय, मैंने आपको कई बार बताया जो प्रत्यय है ना वो हमेशा पीछे लगता है। प्रत्यय से आप पा से याद कर सकते हैं, पा फॉर पीछे। किसी शब्द में जो पीछे शब्द लगा हुआ उसको प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का क्या रूप होगा, तो उसको साप्ताहिक कह देंगे, साप्ताहिक, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। साप्ताहिक क्या होगा बताओ इसका, साप्ताहिक या फिर साप्ताहिक, बी ही इसका सही है, नहीं साप्ताहिक होगा, साप्ताहिक नहीं होगा, आंसर बी इज करेक्ट हियर। आई विश आप आंसर अच्छे से दे पा रहे होंगे। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है, मैंने आपको कई बार बताया कि उपसर्ग मतलब ऊ, मतलब आगे तो है ना। उपसर्ग में अभ्यागत में उपसर्ग क्या है, तो अभी हो जाएगा, अभी प्लस आगत, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने आंसर दिया है ए तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। क्वेश्चन बताइए गाइस, निर्देश दिया गया है कि प्रदत्त निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। यहाँ पर कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं तो उनके विलोम बताने हैं। तो महान का क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। महान का छोटा तो नहीं हो सकता, यानी कि महान होगा तो बहुत ही तुच्छ है, उसका आंसर ए बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला है दरिद्र का जो विलोम क्या होगा, तो यश होगा, संपत्ति होगा, वैभव होगा, फिर कौशल होगा। तो दरिद्र का हो जाएगा आपका वैभव, यानी कि सी इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वैभव इज करेक्ट है। क्वेश्चन कहा जाएगा, दिए गए शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब पर्यायवाची बताने हैं, तो कामदेव किसको कहते हैं, मदन को, मनमत को, मनोज को, या फिर ये सभी। तो कामदेव जो है ना, इसमें ये सभी, तो कामदेव जो है ना उनको मदन भी कहते हैं, इनका पर्यायवाची मदन भी होता है, मनमत भी होता है, मनोज भी होता है। तो और ये सभी, यानी कि इनकी डी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है ब्रह्मा, जो है ना ब्रह्मा का
पर्यायवाची क्या होगा, तो नाभि से निकले हुए। महीदेव, महीदेव तो नहीं है। भूदेव, भूमि से निकले। विप्रा, विप्रा भी नहीं है। तो नाभिज, जो नाभि से नहीं, कमल की नाभि से निकले हुए, तो ब्रह्मा जी ही निकले हुए हैं। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा एग्जाम। पक्षी का जो पर्यायवाची क्या होगा, तो पक्षी को खक कहते हैं, बियक कहते हैं, पखेरु कहते हैं, नवसर कहते हैं, चिड़िया कहते हैं, शंकुत कहते हैं कि बिल्कुल इसका डी होगा सही। डी इज करेक्ट है। अगर आपने लगाया आंसर डी तो आप बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं। क्वेश्चन गाइस अगला है, जगन्नाथ का समास विग्रह होगा जगत, जगत प्लस नाथ, यानी कि जगत में हलंत आना चाहिए। जगत प्लस जगत का नाथ है बिल्कुल। आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा बी, यानी कि जगत का नाथ। बी इज करेक्ट है। गाइस अपनी एनर्जी लेवल हाई रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं और फुल इंटरेस्टिंग से क्लास लीजिएगा। सो क्वेश्चन है, बताइए क्या है इसमें। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, रेखांकित में कौन सा समास है बता दीजिए आप। तो बताइए इसमें जो पीताम्बर है इसमें कौन सा समास है। तो मैं आपको बता दूं, जो पीताम्बर है वो दो चीज़ों को रिलेट करता है। देखिए पहले तो एक कर्मधारय हो सकता है, ये कर्मधारय, कर्मधारय, इसमें एक तो कर्मधारय समास है। दूसरा इसमें बहुब्रीहा समास भी होता है। बहुब्रीहा, बहुब्रीहा समास। देखो बहुब्रीहा समास वो होते हैं जो दो शब्द जब मिलते हैं और तीसरे, यानी कि दो पद होते हैं किसी शब्द के, वो किसी तीसरे की तरफ इंगित करते हैं, तो वो होता है बहुब्रीहा। जैसे हो गया गजानन, तो गजानन मतलब गजानन जो है ना किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। तो गज आनन मतलब गज प्लस आनन मिलके हो गए गजानन। इसी प्रकार पीताम्बर को आप देखिए, पीताम्बर किसको बोलते हैं, तो हमारे शिव जी को बोलते हैं, है ना। तो ये भी तीसरे शब्द को, एक तो इसका अर्थ हो गया पीला, जिसने जिस अंबर जो है ना वो पीला है, ठीक है। तो दूसरा इसका क्या होगा, पीताम्बर कौन है, तो हमारे शिव जी हैं। तो ये बहुब्रीहा में जाएगा। बहुब्रीहा देख लेंगे हम। अगर आंसर फिलहाल मैं आपको समझा रही थी, बट थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका पीताम्बर फिलहाल। और इसमें जो ऑप्शन है ना बहुब्रीहा और कर्मधार दोनों दिए गए हैं, तो हम इसमें कर्मधारय को देंगे, यानी कि आंसर जो है ना कर्मधार लगाएंगे, क्योंकि पीला है अंबर, पीला है अंबर जिसका इसमें सेकेंड पद जो है ना प्रधान होता है। तो यहाँ पर वैसे ये बहुब्रीहा भी होना चाहिए था। अगर कर्मधार यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता तो हम इसको बहुब्रीहा भी लगा सकते थे। फिलहाल इसका आंसर हमें बी पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको प्रायोरिटी हम कर्मधारय को ही देंगे। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाग जाल का संधि विच्छेद होगा, तो बाग जाल का संधि विच्छेद होगा बाग प्लस जाल, यानी कि इसमें हलंत आना चाहिए। तो बाग प्लस ए बिल्कुल इसका सही होना चाहिए। बाग प्लस जाल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, समुद्र उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है, तो होगा इसका समुद्र उर्मी, उर्मी। तो समुद्र प्लस उर्मी, यानी कि सी इसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। सी इज करेक्ट है। सी बिल्कुल सही होना चाहिए। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तुम्हारा दुष्कृत्य दंडनीय है, ये तो सही है। पंडिताइन भली महिला है, ये भी सही है। मुझे भय है कि वह बेईमानी करेगा, तुम सबसे सब में राकेश बहुत श्रेष्ठ है। देखिए ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि जब श्रेष्ठ है तो बहुत लगाने की क्या ज़रूरत है। मुझे भय है, भय नहीं है, मुझे शंका है। मुझे यहाँ पर शंका होना चाहिए था, अशुभ। मुझे शंका है कि वह बेईमानी करेगा, ये शंका होती है ना, भय क्या बात। तो फिलहाल इसका आंसर जो है ना सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध, विकल्प जो है ना वो अशुद्ध है। तो विकल्प शुद्ध पूछा गया। अच्छा है, एक पानी क्या होता है, एक गिलास होता है पानी, गलत है। मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, ये क्या मतलब बनती है। मैं आपकी प्रतिरक्षा करता रहा, ये क्या बात होती है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, बिल्कुल आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। अगला है, बिहार किस प्राकृतिक क्षेत्र में पड़ता है, तो वो तराई क्षेत्र में या फिर मैदानी क्षेत्र में या फिर डेजर्ट में या फिर प्लेट्यू में। तो वो रीजन, यानी प्लेन रीजन में पड़ता है। जो बिहार है ना, बिहार और जो हमारा पूर्वी यूपी है ना, यूपी, वो सारे प्लेन एरिया में, ये प्लेन एरिया में, प्लेन रीजन में आते हैं। आंसर सी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ई लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे, तो वो इरा था 1757। कोई कैसे भूल सकता है। और उसके जस्ट 100 ईयर बाद, यानी साल बाद 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और डायरेक्ट ब्रिटेन क्राउन का शासन हमारे भारत पर हो गया। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भगत सिंह और बटेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। किसका विरोध कर रहे थे? तो वो उस टाइम जो है ना एक सेफ्टी बिल आया था उसका विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल था एंड पब्लिक सेफ्टी बिल लेके आए थे। मतलब ये खाली धोखा था, पब्लिक सेफ्टी वेफ्टी कुछ नहीं कर रहे थे, खाली धोखा था, ये बिल नहीं था। मतलब खाली ये भाई पागल बनाने वाली बात थी। तो इसका ही विरोध कर रहे थे। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए पॉलिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और पॉलिटी के तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से दे पा रहे होंगे कि आजकल लोग बहुत ही राजनेता बन रहे हैं ना, मतलब पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा ही बन रहे हैं। हर किसी को देखो ना तो वो नेता बना घूम रहा है। तो उम्मीद है आंसर भी अच्छे से दे पा रहे होंगे। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, अच्छा किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन करना है, सीमाओं के फेरबदल करना है इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो वो आर्टिकल है 3। आर्टिकल 3 में है, देखिए कहाँ लिखा है, डी। आर्टिकल 3 में लिखा है कि आप 2 ये राज्य दिए गए हैं, इनको एक में सबमर्ज कर सकते हैं, एक राज्य से तोड़कर 2 राज्यों को अलग कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 3 में है। मतलब किसी उसका नाम में फेरबदल कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं आर्टिकल 3 में, और इसमें किसी भी तरह के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वो था 42nd अमेंडमेंट। हमारा भारत में जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को हमारे प्रस्तावना में, इनके प्रियम्बल में जोड़ा गया था। 42nd आंसर इज बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला, भूपरपट्टी, इसको क्रस्ट भी बोलते हैं। भूपरपट्टी की संरचना में अर्वक यानी कि माइका की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखो भूपरपट्टी जो है ना ये ऊपर वाली एरिया होती है। भूपरपट्टी यानी कि इसका क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल हो गया और नीचे अंदर का हो गया कोर वाला हो गया। ठीक है, तो जो इन्होंने क्रस्ट की पूछी है, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ये अर्वक पूछा है कितना होता है? तो लगभग 4% के अराउंड होता है। अच्छा अगर मैं बात करूँ क्रस्ट की, तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो है ना वो ऑक्सीजन होता है। हाँ ये बात सही है। आप मतलब मुझे पता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन क्योंकि ऑक्सीजन कैसे हो सकती है, ये बिल्कुल सही बात है। 46 पे आप गूगल कर लीजिएगा, मतलब कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो यही आपको, आप NCERT उठाइएगा और देखिएगा कि क्रस्ट में ये आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है क्रस्ट। सिर्फ मैं क्रस्ट की बात कर रही हूँ, ओवरऑल अर्थ की नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्रस्ट की। और सेकेंड नंबर पर होता है सिलिका, फिर होता है एल्यूमिनियम और फिर आयरन होता है, फिर कैल्शियम होता है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल पूरी अर्थ की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पूरी अर्थ में सबसे ज़्यादा होता है आयरन। सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, लगभग 35% के अराउंड होती है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन आता है। क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। ओवरऑल अर्थ में अगर देखें तो सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन आता है, लगभग 30% के अराउंड होता है। सबसे ज़्यादा आयरन होता है। फिलहाल हमसे अर्वक पूछा गया है कि क्रस्ट में कितना होता है, तो वो होता है 4%, यानी कि यह आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल आपका सही। नेक्स्ट है उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, मरुस्थल और उसकी स्थिति बताई गई है। ठीक है, देखते हैं कालाहारी डेजर्ट, ये भारत में, अरे किसने कह दिया, हमारे भारत में तो एक ही डेजर्ट है, उसको बोलते हैं थार डेजर्ट। तो कालाहारी तो अफ्रीका में पड़ता है ना, अफ्रीका के ये वाले एरिया में, ये अफ्रीका का मैप अगर देखेंगे नीचे से तो ये यहाँ कहीं पर पड़ता है कालाहारी डेजर्ट। तो ये पूरा सम्मिलित नहीं है, तो पहला ही गलत है ये बाकी सही है। इसके आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं संकर तिलहनों, देखो तिलहन की बात हो रही है, देखना संकर तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक वृद्धि हुई, डैश 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 क्रांति कहा गई, तो उसको पीली क्रांति कहा गया। सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आपने संकर तिलहन, संकर मतलब होता है 2 प्रजाति, यानी कि 2 प्रजातियां थी, मतलब एक कोई मस्टर्ड थी, दूसरी कोई मस्टर्ड थी, प्रजाति अलग अलग थी, इनको आपने इनका इंटरकॉस्ट करवा दिया। आपने इंटरकॉस्ट करवाया तो एक नई प्रजाति बन गई, एक न्यू प्रजाति बन गई, उसको हमने बोला संकर। ठीक है, संकर प्रजाति बोला तो उसी प्रजाति की वजह से क्या हुआ, हमारी जो फूड ऑयल था, यानी कि क्रूड ऑयल था, उसके प्रोडक्शन में ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो हमने उसको क्या बोला, तो उसको हमने येलो क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशन बोला, येलो रेवोल्यूशन। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? मुद्रा योजना जो हमारी सरकार द्वारा लाई गई है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुद्रा स्कीम लाई गई है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनेंस एजेंसी। आंसर सी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। रिफाइनेंस एजेंसी है ना, बिल्कुल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री इसको स्कीम बोलते हैं, योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद जो असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड एरिया के जो कर्मचारी हैं उनको प्रदान की जाएगी। अगर
किसी पर्सन ने, कोई पर्सन है जो वो अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में कर्मचारी है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अपना बीमा खुलवाता है, तो उसकी 60 वर्ष की उम्र के बाद उसको जो है ना 3,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, मतलब उसको पेंशन मिलेगी अगर वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आएगा तो, और वो अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में काम करता है तो उसको 3,000 पर मंथ जो है ना सैलरी मिलेगी। कब मिलेगी? तो 60 वर्ष की एज के बाद में। अच्छा, ये अकाउंट खुलवाए, मतलब ये स्कीम खुलवाई कब जा सकती है? तो आप 18 प्लस हो जाएंगे तब आप इसको खुलवा सकते हैं। तो आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सामाजिक त्यौहार जो नुआखोई है ना, वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? वो तो असम में मनाया जाता है या फिर कर्नाटक में, ओडिशा में किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर अगर आपने दिया है यानी कि ओडिशा ए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नुआखोई ओडिशा में मनाया जाता है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक नहीं है? तो अनुष्का शंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी, ये इनका आंसर जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा जी है ना, वो सितार वादक नहीं है। बाकी अनुष्का शंकर जी हैं, उस्ताद विलियात खान जी हैं, पंडित रविशंकर तो आप जानते हैं इन्हें, तो ये भी हैं। फिलहाल इसका आंसर जो है ना वो पंडित शिव कुमार शर्मा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं है। क्वेश्चन अगला आपको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन है बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन? अरे ये नहीं बता पाओगे आप, ये तो बता ही देंगे ना, नालंदा विश्वविद्यालय। ए, सी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। इसका सी बिल्कुल सही है। बिल्कुल मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय है, नहीं। कैलाश सत्यार्थ है, नहीं। सचिन गर्ग है, नहीं। भगत चेतन है, तो कौन है इसका आंसर? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो भगत चेतन जी ही हैं। नहीं कैसे कह सकते हो, कोई तो आंसर होगा ना इसका। बिल्कुल डी बिल्कुल सही है। मेकिंग इंडिया ऑसम, मतलब इंडिया को इतना ऑसम बना दीजिए, वाओ। तो ये वैसे भी ऑसम है हमारी इंडिया है, तो डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भगत चेतन ने ऐसा लिखा हुआ है। सो अगला क्वेश्चन है पद्मा बध का रचयिता कौन है? अरे मलिक मोहम्मद जायसी। आंसर ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने तो पद्मा बध लिखी है, किसको नहीं पता है? ये बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आप बिल्कुल दे पा रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं फाइनली 50 नंबर पर, और आप बताइए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन बहुत प्यारा 50 नंबर पे आया है, तो ये कौन नहीं बता देगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना वो हम 5 जून को मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपके लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो वो अमर्त्य सेन जी हैं। आंसर सी बिल्कुल सही होना चाहिए। इसका सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन के जो स्थायी सदस्य में टोटल ओनली 5 ही हैं। 2 तो हमारे एशिया महाद्वीप से हैं, एक तो हमारा रशिया हो जाएगा, दूसरा चाइना हो जाएगा। 2 यूरोप से आते हैं, रशिया हो गया, और चाइना 2 एशिया से हैं। फिर यूरोपियन महाद्वीप की मैं बात करूँ यूरोप की, तो यूरोप से आते हैं 2 यूरोप से आते हैं। एक तो आता है फ्रांस, दूसरा आता है यूके यूनाइटेड किंगडम, और एक आता है हमारा मतलब अफ्रीका से। तो अफ्रीका से भाई कौन आएगा? तो सॉरी अमेरिका से, तो यूएसए ही आता है, अमेरिका ही आता है। तो कितने हो गए? यूएसए यानी कि अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रसिया और चाइना। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं? तो देखो इनमें से कौन सा नहीं है? तो कनाडा नहीं आता है, बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, 20 करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के बराबर है? तो वो है शुक्र यानी कि वीनस। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र जो है ना हमारे पृथ्वी के लगभग बराबर है। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित किया गया है? तो पुणे है, महाराष्ट्र है, या फिर न्यू दिल्ली है, या फिर आपके अपने शहर उत्तर प्रदेश। अरे कहाँ है? तो दिल्ली में है, नई दिल्ली में है भाई, नई दिल्ली में है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके लिए क्वेश्चन 55 नंबर का। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है? पैलेसेस के रूप में जाना जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं? तो वो हम बोलते हैं कलकत्ता को, यानी कोलकाता को द सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है। आंसर ए आपका हो जाएगा सही। और हम देखते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन है 56 नंबर का। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया यानी डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? अब ये साउथ इंडिया का ही कोई स्टेट होगा, शहर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑटोमोबाइल या फिर कहेंगे इंडस्ट्रियल हब वगैरह तो वहीं है, या फिर हमारी दिल्ली वगैरह आ सकते हैं उत्तर भारत में। तो चेन्नई, हैदराबाद है, कोयम्बटूर है, जयपुर है। तो बताइए क्या इसका आंसर है? तो चेन्नई इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहते हैं और ऑटोमोबाइल कैपिटल भी कहते हैं। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज अभी स्टार्ट हो रहे हैं, शायद हमें लग रहा है साइंस के। तो अब जो साइंस लवर होंगे भाई, जिन्होंने
मतलब बीएससी एमएससी कर रखी होगी तो वो तो आंसर बहुत ही फास्टली देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम इसको अच्छे से थोड़ा समझेंगे भी और फास्ट आंसर देने की कोशिश भी करेंगे, आपको आंसर भी बताएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है, तो क्या होती है हाइपरमेट्रोफिक होती है, फिर अडाप्टर होती है, मायोपिक होती है, प्रेस बायोपिक होती है। तो इसका आंसर जो है ना, अगर आपने दिया है डायोप्टर यानी कि बी, तो बिल्कुल आपने सही दिया है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो बल, वेग, ऊर्जा, शक्ति, तो कौन मापती है, तो अगर आपने आंसर दिया है शक्ति, तो बिल्कुल सही है, शक्ति ही हमारी भौतिक मात्रा के कार्य की गति को मापती है। मतलब आपने किसी ने कितना कार्य किया है तो हमारी शक्ति यानी कि हमारी पावर के ऊपर डिपेंड करता है, पावर मापती है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, गति का जो पहला नियम है ना, गति यानी कि गति मतलब स्पीड का जो पहला नियम है ना, वो किसका संबंध दर्शाता है, तो वो दिखाता है वेग और किसका दिखाता है, वेग और समय के, यानी कि आपने वेग कितना है उसका और समय कितना है, ठीक है। तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। गति का पहला नियम वेग और समय से डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्नलिखित में से क्या करना पड़ेगा, तो अगर आप सेल्सियस से केल्विन पर जाएंगे तो आपको उसमें 273 ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई डिग्री है यहाँ पर, ये सेल्सियस में डिग्री दी गई हुई है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर आपको केल्विन में चेंज करनी है तो आप 0 में प्लस 273 एंड 273 उसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा वो केल्विन, ठीक है। तो 0 तो ये आंसर इसका जो है ना, देखिए कहाँ लिखा, दिए गए तापमान में तो 73 जोड़ना पड़ेगा, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। अगला हो जाएगा आपके लिए, बिहार की मुख्य नदी कौन सी है, तो आप गंडक कहेंगे या फिर कोसी कहेंगे, गंगा या फिर सोन कहेंगे, तो आप डेफिनेटली गंगा ही कहेंगे, क्योंकि गंगा जो है ना, गंगा ही मुख्य नदी है, और गंडक हो गई, कोसी हो गई और सोन हो गई, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, तो इसकी मुख्य नदी तो नहीं हो सकती ना, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं है, और सभी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन किसी एक में नहीं हो रहा है, तो ईंधन का दहन। देखिए अगर आप जो ईंधन का अगर जला रहे हैं ना, तो वो केमिकल रिएक्शन ही होती है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन होना, ये कैसे हो जाएगा भाई, अम्लीकृत कुछ जल आ रहा है, जो मतलब बारिश का जो एसिडिक वाटर जो आ रहा है उसका विद्युत में अपघटन, तो ये तो मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। देखते हैं हम ऑप्शन और, लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, आंसर इसका ये गलत हो जाएगा। प्लेटिनम का तार में अगर जलना होता है तो ये बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन इसमें होती है, आंसर फिलहाल इसका बी हो जाएगा। इन केमिकल रिएक्शन जो है ना, वो अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन अगर होता है तो बिल्कुल नहीं, इसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे, आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से किससे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अगर बनाना है आपको वाटर को शुद्ध, और वाटर शुद्ध पीना भी चाहिए गैस, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसको कहते हैं आरओ, मतलब आरओ का ही पानी पीना चाहिए। बाकी बिसलेरी वगैरह अब तो आजकल काफ़ी अच्छे वाटर आने लगे हैं, मतलब फिल्ट्रेशन आने लगे हैं, तो पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी नग्न आँखों से हम न्यूड आई से देख नहीं सकते उनको, तो उन्होंने बोला कि शुद्ध बनाने के लिए क्या करते हैं, तो आरओ में क्या लगा होता है, तो बताइए क्या लगा होता है, क्या स्फीति दाब या पराक्षण या फिर रिवर्स पराशरण, तो रिवर्स पराशरण लगा होता है। जो आरओ हमारा होता है उसमें रिवर्स पराशरण लगा होता है, यानी कि रिवर्स आर फॉर रिवर्स ऑक्सीडेशन, रिवर्स ऑक्सीडेशन, आरओ की फुल फॉर्म ही रिवर्स ऑक्सीडेशन है, तो रिवर्स ऑक्सीडेशन लगा होता है, आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस अगर आपके लिए, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, आम धातुओं को इस प्रकार जाना जाता है, ये कैसा क्वेश्चन है। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, प्रवाहकत्व, इलेक्ट्रॉनिकल अपचयन, गतिविधि, अच्छा ठीक तो कहा उन्होंने, गतिविधि श्रृंखला, आंसर सी इसका होना चाहिए ना। व्यवस्थित आम मतलब आम धातुओं को व्यवस्थित कर रहे हो और घटते हुए क्रम में, तो उसको गतिविधि श्रृंखला ही है, मतलब कोई चेन कहेंगे ना, एक्टिविटीज़ चेन कहेंगे। क्वेश्चन अगला, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, जो हमारा ये हमारी शैल है, इसमें ये हमारा केंद्रक है, ठीक है, और ये इसको झिल्ली बोलते हैं। ये जो हमारी जो बॉर्डर मैंने बनाया है इसको बोलते हैं झिल्ली में लिख देती हूँ इसको, ये है झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, वो कोशिका की झिल्ली, ये हमारा है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे भरा होता है, और इसके अलावा इसमें वो राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी कॉय होते हैं, ये राइबोसोम्स हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा कुछ होता है, आप देख पा रहे हैं
ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, तो बताइए इसमें बोला जो इसमें ये जो होता है ना, ये आप इसको लीजिए, इसमें कुछ इस प्रकार का मतलब तरल पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ। इन्होंने पूछा क्या कि मौजूद झिल्ली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी कि कोशिका, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, ये रहा आपका केंद्रक। ठीक है, मैंने केंद्रक बता दिया। और ये झिल्ली, इसके बीच में जो तरल पदार्थ होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। आंसर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, इसको कोशिका द्रव कहते हैं, बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति यानी कि फैमिली और स्पीसीज के बीच में आता है। मैं आपको बताती हूँ इनकी फैमिली क्या होता है। शुरुआत में होता है किंगडम। ठीक है, किंगडम, किंगडम। ठीक है, उसके बाद में आता है फाइलम। इसको याद कर लीजिए, इसका पूछा जाता है, मतलब आपसे इसका क्रम पूछा जा सकता है कि मतलब इसके बाद कौन सा क्या आएगा। तो किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास, क्लास के बाद आता है आपका ऑर्ग, ऑर्डर। क्लास की लिख क्या रही हूँ मैं, ऑर्गन लिख रही हूँ। ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद में आता है आपका फैमिली, ऑर्डर के बाद में आती है फैमिली, फैमिली के बाद आता है आपका जो भी मतलब इसको वंश, वंश ही बोलिए, यहाँ पर हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिख देती हूँ, वंश। उसके बाद में आती है स्पीसीज, स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद में स्पीसीज के बाद में आता है आपका सब स्पीसीज। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, वंश, स्पीसीज, सब स्पीसीज। अभी पूछा क्या गया है, फैमिली, यानी कि फैमिली और स्पीसीज के बीच में क्या आता है, तो वंश आता है। आंसर इसका आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो उसको एनारोबिक श्वसन बोलते हैं। एनारोबिक मतलब हिंदी में क्या, हाँ आबादी बोलते हैं। जब अगर देखिए, जब ऑक्सीजन वैसे सांस तो हम ऑक्सीजन में ही लेते हैं, कुछ जो वाटर के, जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी सांस लेते हैं, तो वो एनारोबिक बोलते हैं, उनको एनारोबिक बोलते हैं। तो उनको मतलब अवायवीय जंतु बोलते हैं, अवायवीय, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवायवीय, बी इज करेक्ट है। आप क्वेश्चन अगला गाइस है आपके लिए 68 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं। सहजीवी मतलब संबंध वो होते हैं जो दो जीव आपस में संबंध बनाएं और दोनों को अफेक्ट ना करें, मतलब दोनों को हानि ना हो, दोनों को ही मतलब किसी कोई तरह का कोई फर्क ना पड़े। इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहे, किसी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और ना ही कोई पॉजिटिव मतलब कोई किसी को फायदा भी ना हो, तो होते हैं सहजीवी। तो लाइकेन होता है, आंसर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रजनन अंग होते हैं, यानी कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। दो कुछ ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं, यानी कि वनस्पति होती है, उनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिनको जिनको उनका देखा नहीं जा सकता, तो वो मर्सीलिया में होते हैं। मर्सीलिया जो है ना, उसमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। आंसर डी इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है, तो उसका होता है इसको बोलते हैं माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट या फिर मेमोरी स्टेट। तो इसको क्या बोलते हैं बताइए, मिलियन, तो इसको बोलते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन दे देता है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, उबंटू, मिंटू और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण हैं, तो बताइए किसके हैं। मिंटू क्या उडेरा जी नाम है, तो लिनक्स के हैं। लिनक्स जो लिनक्स है ना, ये फ़ोन आपका लिनक्स आया हुआ है, उसमें उबंटू होता है, मिंटू होता है, फेडोरा होता है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायो कंजर्वेटिव एरिया जो होता है वो उसको का सही विवरण क्या है, तो मतलब होते हैं सतत विकास के अध्ययन इस तरह की, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्टडी वाला जो एरिया होता है उसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की गणना की जाती है, तो किसकी कहते हैं, तो घुली हुई ऑक्सीजन की, या फिर घुली हुई, ऐसा फ्लोरीन होगा तो मरने, मिथेन होगा तो मरने, कैल्शियम तो बहुत ही खतरनाक उसके लिए होता है। अगर उसकी सेहत चेक करनी हो तो देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना है। अगर किसी जलीय जीव की हमें देखना है कि वो कितना मतलब सेहत मतलब कितना फल फूल रहा है, तो उसमें देखेंगे हम बॉटम में कि ऑक्सीजन कितना है। अगर ऑक्सीजन ठीक ठाक है इसके मतलब उसकी सेहत अच्छी है, तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए इज़ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बिहार की
बिहार का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? तो चावल ही है, यानी कि राइस बिल्कुल है, और इसको वैसे भी राइस यानी चावल का कटोरा कहते हैं बिहार को। आंसर ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो वो भैया पहली में ही है, जो हमारा पहली अनुसूची है ना, उसमें बोला गया है कि मतलब जो हमारा भारत है, हमारे भारत के पास के मतलब 6 एरिया कौन कौन सा होगा, तो उनमें 3 चीज़ें डिफाइन की गई हैं। एक एरिया वो होगा जो स्टेट के पास में है, स्टेट मतलब राज्य के पास में है। एक एरिया वो होगा जो राज्य मतलब सेंटर ने अपने पास रख रखा है, मतलब यूटीज़ वगैरह, ठीक है, यूनाइटेड टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। एक एरिया वो होगा कि जब भारत द्वारा किसी आक्रमण से या किसी लैंड को छीनने से या फिर किसी संधि से क्षेत्र जो बाहर से मिल जाए, अधिक्षेत्र कर लें हम उसको, मतलब सीज़ कर लें, तो वो हो जाएगा एरिया। तो वो पहले में लिखा है, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके लिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो वो है ना हमारा भाग सेकंड, बी इसका बिल्कुल, ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। देखो पहले में जो है ना वो मैंने अभी आपको बताया है कि भारत का एरिया कौन सा होगा। सेकंड जो पार्ट है ना उसमें बोला गया है नागरिकता सिटीजनशिप, नागरिकता किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलेगी। और जो तीसरा पार्ट है ना उसमें बोला गया है मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और जो हमारा फोर्थ है ना, फोर्थ भाग है वो है, उसमें हमारा DPSP, यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना वो स्टेट के लिए दिए गए हैं जो भी। और 5th नंबर पे हमारा आ जाएगा संघ, मैं इंग्लिश में क्यों लिख रही हूँ संघ, वो हिंदी में लिख देती संघ, यानी कि यूनियन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं पहले। पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो पेट्रोलॉजी जो है ना वो किसका मतलब किससे संबंधित है? तो पेट्रोलॉजी में आपको बता दूं इसका संबंध जो है वो है अगर कोई शैल की उत्पत्ति हो रही है, संरचना हो रही है, संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। पेट्रोलॉजी यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना, संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। आंसर ए ही बिल्कुल इसका सही है, आप यही पढ़ लीजिएगा। और क्यों इतने पढ़ेंगे, पचड़े में पढ़ेंगे खाली कंफ्यूज और हो जाएंगे। क्वेश्चन है, पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरी सभी प्रसिद्ध नाम किसके हैं? तो चक्रवातों के हैं, नहीं झरनों के बिल्कुल नहीं, अमेरिका में स्थित झीलों के नहीं भाई, घास के मैदान है, ये घास के मैदान है। पंपास हो गया, स्टेपीज हो गया, सवाना हो गया, प्रेरीज हो गए, ये सभी घास के मैदान है। आंसर इसका डी हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, लोहअयस्क की खान यानी कि बादाम पहाड़ किस राज्य में है? तो ये शायद उड़ीसा में पड़ती है, भाई मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ उड़ीसा में बादाम पहाड़ जो है ना वो उड़ीसा में पड़ती है। और पता है ये क्वेश्चन जो है ना UPSC में शायद नहीं PCSC UPPCS में पूछा गया है बादाम पहाड़ के बारे में। आंसर बी इसका बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, बादाम पहाड़ उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? तो मल्होत्रा, चलैया, नरसिंहा या केलकर समिति। तो अगर आपने लगाया है सी यानी कि नरसिम्हा समिति तो बिल्कुल सही लगाया है। नरसिंहा समिति का जो बनाई गई थी वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई थी। आंसर हो जाएगा इसका सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो बताइए कब शुरू की गई थी? अगर बना आपने लगाया है आंसर बी यानी कि जुलाई 2014 बिल्कुल सही हो जाएगा, जुलाई 2014। आंसर इज बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो बताइए कौन सी जनजाति? तो भील जनजाति ना भगोरिया उत्सव मनाती है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजा रवि वर्मा जो है ना वो है ना साहित्य से, संगीत से, चित्रकारी से या फिर नृत्य से। तो जो राजा रवि वर्मा है ना वो संबंधित हैं आपके साहित्य नहीं, संगीत से भी नहीं, चित्रकारी से, साहित्य से हैं नहीं, चित्रकारी से हैं, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बताइए कौन सा बिहार का? तो वाल्मीकि, इसमें वाल्मीकि दिया नहीं है। सुंदरबन तो उड़ीसा में पड़ता है, कान्हा मध्य प्रदेश में पड़ता है, बांदीपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसमें कान्हा है ही नहीं। बिहार का जो है ना वो है, उसका नाम है वाल्मीकि। एक ही वन्य जीव अभ्यारण्य है, अभी एक और खैर जोड़ा गया है वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, एक ये रहा, एक और भी जोड़ा गया है, उसको शायद बोलते हैं कांवर, नहीं कांवर झील है वो तो ना, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो वाल्मीकि है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो बताइए कौन सी पुस्तक लिखी उन्होंने? तो ये पुस्तक जो है ना वो द लाइफ ट्री,
द लाइफ ट्री, डी इज बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं 86 नंबर का है, पुस्तक है, नाम है इसका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, किसकी है? तो अरुंधति राय है, सचिन तेंदुलकर है, किसकी? तो युवराज जी की है, युवराज सिंह जी की है पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16, तो ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को, नहीं सितंबर को मनाया जाता है, दिसंबर नहीं, 16 सितंबर को मनाया जाता है, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला का है भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? दोनों के एकमात्र, तो वो है विजय लक्ष्मी पंडित जी या फिर कौन है? वो है मुरारी देसाई जी। अच्छा, ये दोनों की बात करते थे। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, मतलब पाकिस्तान ने भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया इन्हें और भारत ने भी दिया है, तो वो है मुरारी देसाई। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत, अच्छा ये विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। विजय लक्ष्मी पंडित ऐसी पहली महिला हैं जो यूनाइटेड नेशन के राष्ट्रपति, मतलब यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी भारत से, ठीक है। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री बनी थी, एनी बेसेंट पहली कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल बनी थी। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ISS किसका संक्षिप्त रूप है? तो ISS जो है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ लिखा है? तो ए में लिखा हुआ, आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइस है आपका 91 नंबर का, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है। अगर आपने आंसर लगाया है न्यू दिल्ली यानी कि ए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी, आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजन के लिए अंगीकृत किया गया था? तो पहले महीने का नाम क्या होता है? तो बताइए गाइस क्या है। अगर आपने लगाया है चैत्र यानी कि सी, तो बिल्कुल सही लगाया है, सी इज करेक्ट है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की जो एसआई इकाई होती है उसको कहते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि ए, सी इसका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वेट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? तो देखिए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, होगा आंसर इसका यानी कि 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल 8 सेंटीमीटर होगा जाएगा, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है आपका, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो बताइए कौन सा परिवर्तन होता है? तो उस परिवर्तन को कहते हैं हम उस परिवर्तन को कहते हैं दिशा, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, डी इज करेक्ट हियर गाइज। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉयलर भट्टियों में। बॉयलर भट्टियों में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है उसका अंतरण, मतलब एक से दूसरे में जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसको चालन, संवहन और विकिरण से होता है, यानी कि बॉयलर भट्टियों में ऐसा होता है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ऑन फॉर यू, संतुलित रासायनिक समीकरण डैश 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 अनुरूप होता है, तो किसके अनुरूप होता है संतुलन? तो ये होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फॉर यू, ब्राउनियम गति की खोज किसने की थी? तो बताइए ब्राउनियम गति की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर रॉबर्ट ब्राउन आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन, आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए 100 नंबर का, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है, यानी गैस्ट्रिक एसिड के रूप में नहीं स्रावित होता है? तो क्या पोटेशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल या फिर सोडियम क्लोराइड? तो इसका आंसर क्या है? आंसर अगर आपने दिया है बी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक जो अम्ल है वो गैस्ट्रिक एसिड के रूप में संघटित पेट में नहीं, मतलब इसमें जो रिलीज नहीं होता है, आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू 101 नंबर क्वेश्चन है गाइज, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो बताइए क्या होता है इसका आंसर? इसका हो जाएगा आपका आंसर इज मेटाफेज, हाँ इसको मेटाफेज कहेंगे ना, मेटाफेज, इनकी आंसर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है पहला, प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने
वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो उसको बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया। जो सबसे पहला जो संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था उसको वो साइनोबैक्टीरिया थे। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो हीमोडायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन, राइनोप्लास्टी या फिर एंजियोग्राम, क्या कहते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हम हीमोडायलिसिस। ए इज करेक्ट हियर, ए इज करेक्ट ऑन दिस ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है 104 नंबर का। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं, तो बताइए किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर प्रोग्राम सॉरी क्या बोल रही हो आंसर मर्सीलियस में, हाँ ये मर्सीलिया ही तो अभी तो मैंने पढ़ा था। मर्सीलिया जो है ना इसके बाद एक मतलब एक उत्सर्जी अंग होता है जो मतलब छुपा हुआ होता है, विशिष्ट ऊतक होता है, तो इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। हवा के परागण को क्या कहा जाता है, तो हवा के परागण को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एनीमोफिली, एनीमोफिली यानी कि सी इज करेक्ट है, एनीमोफिली इसको कहा जाता है। क्वेश्चन है 106 नंबर का। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। ओके, इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो इनको कहते हैं प्रोग्राम। इन एक जो निर्देशों का पालन जो करते हुए ना कंप्यूटर, उनको प्रोग्रामिंग कहा जाता है, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए सिमलीपाल है ना जयमंडल, सिमलीपाल जयमंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहाँ स्थित है, तो सिमलीपाल जो है ना वो है आपका ओडिशा में। सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना वो ओडिशा में है, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और टोटल हमारे भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 18 है, मैं आपको बता दूँ टोटल जो है ना वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। सो इसका क्वेश्चन ओडिशा हो जाएगा, सिमलीपाल ओडिशा में है। कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था, तो बताइए किसने किया था, तो DDT का आविष्कार है ना पॉल हर्मर मूलर ने किया था। पॉल हर्मर मूलर कहाँ दिख रहे हैं, तो बी में दिख रहे हैं हमें, बी इसका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ किस नदी से आती है, तो वो कोसी नदी है ना। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का कोसी को शोक नदी भी कहते हैं, बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए, हाल ही में कौन ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है, तो ब्राज़ील, सिंगापुर, नाइजीरिया, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाइजीरिया फिलहाल में ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है, तो बताइए किस देश का है, तो वो नेपाल का याला ग्लेशियर जो है ना बहुत तेजी से कंक्रीट मतलब बहुत ही सिकुड़ रहा है, आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 का विमोचन किया है, तो किसकी बुक है, ये अमिताभ कांत जी की है, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, हाल ही में किसे BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो वो है महेश कुमार अग्रवाल जी, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में कौन दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक बना हुआ है, तो वो भारत बना है, 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक इंडिया बन गया है, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर ब्राज़ील है। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो वो है एन से यंग, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन है, हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो बताइए कहाँ पर किया गया है, तो ये क्या किया गया है, कोलकाता, इनकी बंगाल, वेस्ट बंगाल, आंसर बी इज करेक्ट है, बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। हाल ही में फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो फ्लैमिंगो फेस्टिवल जो है ना वो आंध्र प्रदेश में किया गया, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया गया। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने
किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो क्या पटना हाई कोर्ट के हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं, मद्रास हाई कोर्ट के हैं? तो एक न्यायमूर्ति आलोक आराधे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो वो कहाँ के हैं? तो वो हैं आंध्रा, कहाँ के हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने शपथ ली है। क्वेश्चन है अगला आपके लिए, हाल ही में किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो वो है कर्नाटका ने 5वीं बार ये जो ट्रॉफी है ना वो अपने नाम की हुई है, खिताब ये अपने नाम कर लिया हुआ है। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ है? तो वो WHO जो गाइस तो बहुत ही मतलब न्यूज़ में भी रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो अमेरिका है ना उसने अपने आप को अलग कर लिया है। क्यों अलग कर लिया? क्योंकि उसने बोला था कि जो अमेरिका ने अपने आप को क्यों अलग किया हुआ है, उसने बताया कि जो WHO है ना वो मतलब निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। चाइना के साइड ज़्यादा झुकाव इसका क्योंकि जब उस टाइम कोरोना आया था तो इन्होंने रिवील नहीं किया था, जो चाइना में ये कोरोना आया था तो उस वजह से। इसका आंसर जो है ना वो हो जाएगा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किससे अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है? तो बताइए कौन है? तो वो है मार्को रूबियो, यानी कि मार्को रूबियो को अगला विदेश मंत्री बनाया गया। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा चाइना। चाइना ने सबसे लंबी सुरंग बनाई हुई है जो दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग हो जाएगी। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में कहाँ के वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग मिला हुआ है? तो बताइए कहाँ का ये ऑयल है? तो ये है अंडमान निकोबार का वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसको GI टैग मिला हुआ है अंडमान निकोबार। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज बस इतने ही हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। मैंने आपसे बोला था कि 100+ क्वेश्चन होंगे, लगभग 20 के अराउंड 120 के अराउंड होंगे। सो गाइज अपना स्कोर जरूर बताएं और कैसा रहा आपका सेशन, आज कैसा रहा, आपको लेक्चर कैसा लगा वो भी हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। और अगर आपको हमारे लेक्चर देखने हैं तो आपके लिए इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है हमारे अपने सेशन के लिए। तो आप प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई हुई, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। और लेक्चर को आप बार बार रिपीट करिए और हाई स्पीड पे उसको सुनने की कोशिश करिए। मतलब अपना जो कहते हैं जो विजुअली देखे तो देखें, अपने लिखना, सुनना और देखने का भी मतलब तीनों सेंस आपका काम करेंगे तो आप अच्छे से उसको मतलब दिमाग में ना बैठा पाएंगे चीज़ों को। सो गाइस थैंक यू, ऑल द बेस्ट।